नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे इस बुलेटिन के जरिए। जैसा आपको पता है, विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। 9 सितंबर तक सामान्य तौर पर यह चलेगा। बिजनेस अगर खत्म हो गया बीच में तो फिर बात अलग है, लेकिन आज शिमला में काफ़ी एक्टिविटी भरा दिन था। पहली बात यह कि आज जो संजौली में एक मस्जिद से संबंधित जो विवाद चल रहा है उसको अवैध बताते हुए उसके खिलाफ एक बार फिर से प्रदर्शन हुआ। शिमला पुलिस की चेतावनी के बावजूद संजौली में प्रदर्शन हुआ और जो विधानसभा के पास जो चौक है वहां पर चौड़ा मैदान चौक पर भी एक प्रदर्शन हुआ जो इसी से रिलेटेड था। अब आने वाले दिनों में इसको लेकर क्या बातें चल रही हैं वो बात करेंगे। आज ना सिर्फ एक तरह से चेतावनी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने दी है लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर, दूसरी तरफ जो सरकार के मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह वो अपने स्टैंड पे कायम हैं, और तीसरी तरफ जो हैदराबाद के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके एक बयान के कारण इस मामले को और हवा मिली है। इन सारी चीज़ों की वजह से आज जो शिमला में माहौल था उसकी जानकारी आपको देंगे, और साथ में जो विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज क्या हुआ वो बताएंगे, क्योंकि आज बात तू तड़ाक तक पहुंच गई है। लेकिन इस सबसे भी इंपॉर्टेंट है, राज्य सरकार के कर्मचारियों को आज जो 5 तारीख को सैलरी आ गई है। जो स्टेट बैंक के जिनके पास खाता स्टेट बैंक का था उनको सुबह ही आ गई थी, जो बाकी बैंकों के थे उनको थोड़ा लेट आई, लेकिन मैसेज सबको उस तरह से आ गया है। लेकिन सैलरी देने के साथ ही राज्य सरकार ने 700 करोड़ का लोन भी ले लिया, और ये लोन कितनी शर्तों पे और कब तक के लिए लिया गया है ये भी हम आपको जानकारी देंगे। जहां तक बात है विधानसभा के अंदर की बाकी एक्टिविटीज की, तो पुलिस भर्ती को लेकर एक बड़ी खबर आज है, क्योंकि जो 1200 से ज्यादा पोस्ट हैं इसमें भरी जानी है, और कब से ये प्रक्रिया शुरू हो रही है इसको लेकर कुछ जो हलचल है वो चल रही है। JOIT 817 की नियुक्ति कैसे होगी, मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था कि राज्य सरकार एक कॉमन फॉर्मेट लाने जा रही है। आज उस कॉमन फॉर्मेट की नोटिफिकेशन हो गई है। इस नियुक्ति में सरकार ने कुछ नई शर्तें लगाई हैं, और शर्तें क्या हैं वो हम आज आपको बताएंगे इस बुलेटिन में। इसी के साथ जो हमारे बाकी व्यूअर JOIT 903 939 को लेकर अपडेट चाह रहे हैं, अभी एग्जैक्ट सिचुएशन दोनों को लेकर क्या है वो आपको जानकारी देंगे, और इसी में एक जवाब छिपा है उन पोस्ट कोड का, चाहे सचिवालय क्लर्क है चाहे ड्राइंग मास्टर है, जो विजिलेंस की जांच में फंसे हैं। तो इस पूरे अपडेट को आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। 27 टीचर्स को आज अवार्ड मिला है, 3 कैटेगरी में अलग अलग। राजभवन में ये कार्यक्रम था, हालांकि मुख्यमंत्री सेशन होने की वजह से उसमें नहीं आए, लेकिन शिक्षा मंत्री थे, गवर्नर ने अवार्ड दिए और उसके बाद संबोधित किया। इन अवार्ड की इस बार खासियत क्या थी वो भी आपको इस बुलेटिन के जरिए बताएंगे। अंडर 12 स्कूली खेलें बंद कर दी हैं सरकार ने। हमने सबसे पहले आपको इसी बुलेटिन में इसकी जानकारी दी थी जिस दिन कंडाघाट में मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में इसको लेकर घोषणा की थी, लेकिन अब इसमें फॉर्मल ऑर्डर हो गया है। नकली शराब पर हिमाचल विधानसभा ने एक कानून बना दिया है। पूर्व भाजपा सरकार के समय मंडी में डेथ्स हुई थी नकली शराब की वजह से। अब कांग्रेस सरकार ने इस बारे में कानून बनाया है। वो कानून क्या है ये जानकारी आपको आगे देंगे। किन्नौर में एक बड़ा हादसा हुआ है, अब तक 3 डेथ है। हेलीकॉप्टर से जो घायल है उनको रेस्क्यू करके शिमला लाया गया है, लेकिन पूरी घटना कैसे हुई वो आपको आगे बताएंगे। हिमाचल विधानसभा में मुख्यमंत्री ने रिप्लाई दिया है कि जब सारे हेलीपोर्ट बन जाएंगे तो हेलीकॉप्टर का किराया कितना होगा वो आपको आगे जानकारी देंगे। HRTC ने डेबिट क्रेडिट कार्ड से टिकट के बाद अब मोबिलिटी कार्ड शुरू किया है। मतलब HRTC के मोबिलिटी कार्ड से दिल्ली में आप मेट्रो का सफर भी कर पाएंगे, लेकिन ये किस तरह से काम करेगा वो आपको बताएंगे। HRTC के पेंशनर विधानसभा के बाहर गरजे हैं, और इनका विवाद क्या है, इनकी डिमांड क्या है वो बात करेंगे। HRTC की ही बस में छेड़छाड़ का मामला आया है, सुन्नी में FIR हो गई है, ये भी एक बड़ी अपडेट है। और जो बाकी आज की जो प्रदर्शन थे उनको लेकर एक एक करके आपसे बात करेंगे। और ये प्रदर्शन हुए हैं 2 जगह शिमला में। मुद्दा पुराना है और मुद्दा है संजौली में बन रही एक बहुमंजिला मस्जिद से रिलेटेड, जो अब हिमाचल में किसी के लिए भी नया नहीं है, क्योंकि बड़े दिनों से ये विवाद इसी तरह से चल रहा है। लेकिन आज इस विवाद को इसलिए हवा मिली क्योंकि कल शिमला पुलिस ने संजौली या इसके आसपास किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। हालांकि भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक जैसे पहले धारा 144 लगती थी, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन प्रोहिबिशन का एक डायरेक्शन जरूर थी कि कोई प्रदर्शन ना करे। लेकिन लोगों ने संजौली
संजौली के लोगों ने, अलग अलग हिंदू संगठनों ने इस चेतावनी को, या आप कहिए कि इस रोक को नज़रअंदाज करते हुए आज संजौली में प्रदर्शन किया। और ये प्रदर्शन एक तरह से अग्रेसिव तो नहीं था, लेकिन प्रशासन और पुलिस को अलर्ट करने के लिए बहुत काफ़ी था कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कुछ हो सकता है। 3 जगह ये अलग अलग इशू थे। देखिए, विधानसभा में अलग एक्टिविटी थी, कल विधानसभा के अंदर डिस्कस हुआ। आज जब हैदराबाद से ओवैसी ने एक ट्वीट किया, उसका जवाब अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा परिसर में दिया मीडिया के सामने आकर। और उसके बाद जो देवभूमि संगठन है, रुमित सिंह ठाकुर वाला, उसने प्रदर्शन किया चौड़ा मैदान में। और संजौली के लोगों ने हिंदू संगठनों के बैनर तले प्रदर्शन किया संजौली बाजार में, ढली से लेकर संजौली बाजार में। कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, किसी ने कानून हाथ में नहीं लिया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई रिस्क में नहीं था। लेकिन प्रशासन और सरकार को एक कॉल दी है कि जो आप 44 पेशियों से केस को सुन रहे हैं, उस केस में डिसीजन अब तक क्यों नहीं हुआ। कई और चीजें भी इस केस में आगे आएंगी। पूर्व भाजपा सरकार में क्या हुआ था, अब जो सुनवाई हुई उसमें क्या हुआ, ये सारी चीज़ें भी एक एक करके बाहर आएंगी। लेकिन आज जो एक्टिविटी थी, उस एक्टिविटी में सुबह सुबह जब ट्वीट जो है एक्स पर किया गया ओवैसी के द्वारा, और उसने जो वीडियो था विधानसभा का अनिरुद्ध सिंह का, उसको टैग किया हुआ था, जिसमें ये कहा था कि जो हिमाचल में जो कांग्रेस की सरकार है, क्या उसके यहाँ भी मोहब्बत की दुकान चल रही है, जिसमें जो भाजपा का एक तरह से पक्ष होता है, उसका समर्थन कांग्रेस के मंत्री कर रहे हैं। तो ये बात हुई एक ट्विटर के जरिए। लेकिन इसके बाद जो अभी विधानसभा का जो कार्यवाही समाप्त होने के बाद अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह, दोनों मंत्री, राज्य सरकार के दोनों मंत्री संजौली पहुंचे हैं। मस्जिद के पास का जो एरिया है वहां पे उन्होंने लोगों से बात की है, वहां दौरा किया है। और उसके बाद चीजें आगे पता चलेंगी कि वो डायरेक्शन क्या थी, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह ने शहरी विकास मंत्री होने के नाते कल विधानसभा के अंदर रिप्लाई दिया था। अब देखिए, इस सारी बात के बाद आज जब ओवैसी ने कहा, उसका अनिरुद्ध सिंह ने बयान भी दिया विधानसभा में, विधानसभा के परिसर के बाहर आके दिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी को एक समुदाय विशेष का नेता वो हैं, वो सबके लिए नहीं है, ना वो देश के हैं, वो सिर्फ एक समुदाय के हैं। लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं होता। ओवैसी, सबको पता है कि भाजपा की बी टीम की तरह काम करते हैं। हिमाचल में इस तरह से नहीं चलता। हिमाचल में सवाल लीगल और इलीगल का है। हिमाचल में जो सभी का सम्मान है, सभी को सुरक्षा देना सरकार का दायित्व है, लेकिन लीगल और इलीगल में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बाहर से जितने भी लोग हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और उनका जो बैकग्राउंड क्या है उसका भी पता चलना चाहिए। जिस तरह से मलयाना में मुजफ्फरनगर के एक ग्रुप ने लोकल जो कारोबारी हैं उनके ऊपर हमला किया और बाद में उनको चेज किया ग्रुप बनाकर, इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर का इशू शिमला में नहीं झेला जाएगा। तो इस चीज को ठीक करने की जरूरत है। इसके बाद जो मुख्यमंत्री ने अंदर सदन में जब सवाल पूछा कि इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार के किसी मंत्री ने ऐसा स्टैंड नहीं लिया है कि वो एक पक्ष ले रहे हैं, लेकिन जो सभी नागरिक प्रदेश सरकार के लिए समान हैं, ऐसा कहा मुख्यमंत्री ने। दूसरा कहा कि सभी धर्मों का यहाँ सम्मान है, कानून व्यवस्था का कड़ाई से यहाँ पालन होता है। जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, किसी को छूट नहीं है, उसके ऊपर उसी तरह कार्रवाई की जाएगी। कल शहरी विकास मंत्री ने विधानसभा के अंदर इस बारे में बयान दे दिया है। हिमाचल में जो किसी भी तरह की वारदात जो है वो इस आधार पर नहीं होने दी जाएगी। और जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो हर तरह के प्रोटेस्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेकर नहीं होना चाहिए। चाहे वो कोई नेता हो, चाहे किसी पार्टी का वर्कर हो, सभी को इस नियम का पालन करना है, ये कहा मुख्यमंत्री ने। लेकिन संजौली में जो अलग अलग हिंदू संगठन हैं, उनके बैनर तले अक्रॉस द पार्टी लाइन लोग इकट्ठा थे। आज फिर से प्रदर्शन किया। एसपी शिमला मौके पर मौजूद थे।
थे, एसडीएम मौके पे मौजूद थे और लॉ एंड ऑर्डर के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद थे। अब इस पूरे मामले में शनिवार को जो एमसी कोर्ट में सुनवाई है, उस सुनवाई का इंतजार हो रहा है। फिर उसके बाद अगली जो प्रक्रिया है इस पूरे मामले में रहेगी। इसके बाद बात करते हैं अगले मामलों की, और अगले मामलों में कोर्ट से आज 2 मामले आए हैं अलग अलग। वैसे कल आप इनको विस्तार से देख सकते हैं। शिक्षकों के तबादलों में दोहरा मापदंड अपनाने के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टर पर कड़ी टिप्पणी की है। ये कहा है कि जो दोहरे मापदंड से कोर्ट को अवगत करवाया जाए। कोर्ट ने शिक्षा सचिव से पूछा है कि क्या वह उक्त शिक्षा निदेशक के इन दोहरे मापदंडों से अवगत हैं या नहीं। ये पूरा विवाद क्या था, पूरा मामला क्या था, कल आप अखबार में देख सकते हैं। जहां तक बात इसके बाद अगले मामलों की है, तो अगले मामलों में एचआरटीसी की बस में छेड़छाड़ का मामला एक लड़की से सामने आया है, और ये मामला आया है सामने करसोग, शिमला से करसोग जा रही बस में सुन्नी के आसपास, और लड़की ने 2 जो उसमें सवारियां थी उन पर आरोप लगाया है छेड़छाड़ करने का। और ये जो हैं एचआरटीसी का एक कंडक्टर था इसमें, जो कहीं और ड्यूटी करता था लेकिन उसमें बस में सफ़र कर रहा था। और जो इसके बाद सुन्नी में थाना में इसकी एफआईआर हो गई है, और एफआईआर के बाद जो अगली कार्रवाई है वो उसी तरह से इस मामले में चलेगी। एचआरटीसी के पेंशनर आज विधानसभा के बाहर गरजे हैं, और इन पेंशनरों ने पिछले 10 से 15 साल से ड्यूज इनके पड़े हैं, पेंडिंग एरियर का भुगतान नहीं हुआ, और साथ में जो भत्ता है, पेंशन भत्ता जो 60-70 साल की उम्र पार कर चुके हैं उनको मिलना है, वो भी नहीं मिल रहा है। और ये कहा कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो फिर उनको इस संघर्ष को और तेज़ करने का जो है आगे फैसला लेना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि अब बहुत हो गया, पेंशनर अब इससे ज़्यादा नहीं झेल सकते। ये एक नई जो इन्होंने एक तरह से चेतावनी या सरकार को अपनी बात कही है। इसके बाद बात करते हैं जो अभी मामला है वो है एचआरटीसी के मोबिलिटी कार्ड का। देखिए, एचआरटीसी ने आज मोबिलिटी कार्ड शुरू किया। विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी शुरुआत की, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी थे। कैशलेस माध्यम से सफ़र अब लोग कर सकते हैं इस मोबिलिटी कार्ड से, और आने वाले दिनों में ये दिल्ली मेट्रो में भी चलेगा, पंजाब हरियाणा रोडवेज़ की जो बसें हैं उनमें भी चलेगा, और इसके लिए फिर कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की ये बैंक के ज़रिए ये सुविधा जो है वो दी जा रही है अब, और मोबिलिटी कार्ड एक बैंक के माध्यम से एचआरटीसी इसमें देगा। विस्तार से आप कल इस बारे में दिव्य हिमाचल में खबर भी देख पाएंगे। जितना हेलीकॉप्टर बस जितना हेलीकॉप्टर का किराया, ये आपको बात नई लगेगी, और नई है इसीलिए हम इसकी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। अब नई क्यों है वो आपको बता दें। वजह यह है कि सरकार ने प्रश्नकाल के दौरान एक जवाब दिया है मुख्यमंत्री की ओर से विधानसभा में, और उसमें कहा गया है कि जहां भी हेलीपोर्ट बनाए जा रहे हैं वहां पर हेलीकॉप्टर का सफ़र बस किराए जितना ही होगा। इसमें जितना किराया उतना किराया नहीं रहेगा जो लोग ना दे सकें। और चंबा में पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के मामले में सीएम ने विधायक नीरज नैयर द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में ये जवाब दिया है, और ये कहा है कि जो हेलीपोर्ट बन रहे हैं उन हेलीपोर्ट पर लोगों को सुविधा देने के लिए किराए को कम किया जाएगा। मतलब राज्य सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग इसमें करेगी, ऐसा लग रहा है, लेकिन सूचना नहीं थी इसलिए हमने आपके साथ ये साझा की। अब विधानसभा में बंद संस्थानों को लेकर आज विवाद हुआ है, एक काफी गर्मागर्मी हुई है प्रश्नकाल के दौरान, और मंदिरों के सोने को लेकर भी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और जयराम ठाकुर में बड़ी बहस हुई है। यह मामला था डमटाल के रामगोपाल मंदिर का, जिसके पास 17,418 कनाल जमीन है। विधानसभा के रिकॉर्ड के मुताबिक इस जमीन पर मंदिर के पास 15 करोड़ रुपए की एफडी है, और इस जमीन पर 5 होटल, 12 क्रशर, 2 पेट्रोल पंप और कुछ अन्य व्यावसायिक परिसर चल रहे हैं। विधानसभा में भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि देवी देवताओं को कानून के अनुसार नाबालिग माना जाता है और माइनर की संपत्ति पर कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो सकती, तो ऐसा कैसे हो रहा है। हालांकि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 महीने में जो कमेटी है वो रिपोर्ट देगी और उसके बाद आगे इसमें काम करेंगे। हालांकि जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सोना चांदी गिरवी रखने की कोशिश कर रही है सरकार, जबकि मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ऐसा कुछ नहीं है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो दिन में ही सपने देख रहे हैं। अब संस्थान बंद करने का जो मामला था इस पर भी काफ़ी
दोनों पक्षों में बहस हुई है और मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जरूरत के मुताबिक है तो बंद हुए संस्थानों को नीड बेस्ड आधार पर खोला जा सकता है। जयराम ठाकुर ने इसी को क्वेश्चन किया कि ये नीड बेस्ड की परिभाषा क्या है, तो इस पर भी काफ़ी बहस हुई है। और मुख्यमंत्री ने एक और आश्वासन दिया है विधानसभा में कि हेल्थ की जो सिचुएशन, हेल्थ सेक्टर में जहां सिचुएशन खराब है उसके सुधार के लिए अगले 8 महीने में सरकार बड़े सुधार करेगी। ये सुधार क्या होंगे, ये चाहे डॉक्टरों की भर्ती का मामला हो, बाकी स्टाफ देने का मामला हो, ये अगले 8 महीने में इसमें सुधार किया जाएगा। ये बात विधानसभा के अंदर कही गई है। अब बात करते हैं किन्नौर में हुई 3 मौतों का। देखिए, ये इंसिडेंट काफ़ी बड़ा है और बड़ा इसलिए है कि मनरेगा में काम कर रही महिलाएं एक पिकअप में जा रही थी और ये पिकअप, जिस पिकअप में जा रही थी, ये पिकअप जो है वो गिर गई और गिरने के कारण ये खाई में चली गई और किन्नौर के पू गांव में ये हादसा हुआ है और इसमें 3 की डेथ हो गई जबकि 4 अन्य गंभीर घायल हैं। उनको भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर से अपलिफ्ट किया गया, शिमला पहुंचाया गया है। अभी अभी मुख्यमंत्री ने भी इस हादसे पे शोक जताया है। और मनरेगा में काम करने के लिए ये जा रही थी और बजरी लेकर जा रही थी जो काम में लगना था। सभी महिलाएं पू गांव की निवासी थी और हादसे के समय गांधी मोहल्ला रोड पर थी। इसका कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। तो ये हादसे की बात है। अब नकली शराब पर जो कानून है उसकी बात कर लेते हैं और नकली शराब पर जो कानून है वो विधानसभा में जो पारित कर दिया गया आबकारी संशोधन विधेयक और जीएसटी संशोधन विधेयक, अवैध शराब और नकली शराब पर अब संपत्ति जब्त करने का प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के दौरान सुंदरनगर में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत हो गई थी, इसीलिए इसमें सख्त कानून बनाने की जरूरत थी। उनकी सरकार ने यह कानून बनाया है। शराब में इस तरह का प्रैक्टिस रोकने के लिए 1200 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती सरकार करने जा रही है, जिसके बारे में आगे भी बात करेंगे। जो मुख्यमंत्री ने अभी बात कही है उसी से संबंधित। तो ये जो पूरा मामला है, ये अभी तक जो शराब पर, नकली शराब पर अब अगर मामला दर्ज होता है तो जो आरोपी हैं उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जा सकेगी। अब बात करते हैं जो अंडर 12 जो खेले हैं जिनको बंद कर दिया गया। राज्य सरकार ने आपको हमने बताया था कि कंडा घाट में सेशन से ठीक पहले जब मुख्यमंत्री गए थे, कंडा घाट में संबोधन के दौरान इन्होंने कहा था कि स्कूल में अब सिर्फ अंडर 19 खेलें ही होंगी, इससे नीचे की सभी स्पोर्ट्स को बंद किया जा रहा है। और इसीलिए अब देखिए अंडर 12 जो छात्र छात्राओं के टूर्नामेंट आयोजित करने का मामला सरकार के पास विचाराधीन है। जब तक सरकार फाइनल निर्णय नहीं करती तब तक अंडर 12 छात्र छात्राओं की किसी भी स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया जाए। अंडर 12 टूर्नामेंट का आयोजन आगामी आदेशों तक स्थगित किया जाता है। सभी उपनिदेशकों को डायरेक्टर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने ये सूचना भेजी है। तो ये स्पोर्ट्स अब बंद हो गई। शारीरिक शिक्षक अध्यापक जो भी हैं वो इससे जो संकेत हैं वो भी समझ सकते हैं। अभी तक जो भर्ती होनी है उस भर्ती के मुताबिक जो शर्त स्टूडेंट वाली जो लगी है वो अलग है, अब ये दूसरा ऑर्डर है। इसके बाद अगली जो बात करेंगे वो है 27 टीचर्स को अवार्ड की। देखिए आज जो टीचर्स स्टेट टीचर अवार्ड्स थे वो राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में अवार्ड दिए गए। हमने सुबह लाइव के जरिए इसको प्रदेश के लोगों के साथ साझा किया था। जिन शिक्षकों को ये सम्मान मिले हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप भी अपना इसके बारे में जो जिसको अवार्ड मिला है उसके बारे में देखना चाहते हैं तो दिव्य हिमाचल टीवी पर ही सुबह 11 बजे से एक लाइव है, आप उसको देख सकते हैं और जो शिक्षक हैं वो उसको शेयर भी कर सकते हैं। इस आयोजन में क्योंकि मुख्यमंत्री विधानसभा में 11 बजे से प्रश्नकाल शुरू होता है, आज क्वेश्चन भी लगे थे तो वो तो नहीं आ पाए, लेकिन शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, सीपीएस शिक्षा आशीष बुटेल और जो शिक्षा सचिव हैं राकेश कंवर, दोनों डायरेक्टर एसपीडी राजेश शर्मा, ये सभी मौजूद थे और इसमें सभी ने संबोधित किया है। शिक्षा सचिव ने ये कहा है कि इस बार हमने ट्रांसपेरेंसी से इस पॉलिसी में चयन किया है। 27 टीचर को अवार्ड मिला था और हमने आने वाले दिनों में ये भी देखना है कि क्वालिटी के इंप्रूवमेंट को लेकर हम क्या कर सकते हैं। सीपीएस जो आशीष बुटेल हैं उन्होंने भी शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को इसके लिए बधाई दी कि बड़ा ट्रांसपेरेंसी से चयन हुआ है और बहुत सारी चीज़ें
प्रिंसिपल प्रमोशन कॉलेज में पहली बार की गई, जो बैच वाइज भर्ती एक साथ 2400 टीचर्स की पहली बार की गई, इन बातों का भी जिक्र किया। शिक्षा मंत्री ने जरूर कहा कि हमने बैच वाइज भर्ती तो अभी कर ली जो जेबीटी और टीजीटी में, लेकिन अब जो कमीशन की भर्तियां हैं और जो बाकी काम हैं जो मर्जर और जो करेक्शन को लेकर चल रहे हैं उनको जल्दी जल्दी करना है और आने वाले दिनों में इसमें सरकार और तेजी लाएगी। एक बात उसमें ये कही गई। इन शिक्षकों को लेकर मैं फिर कह रहा हूं कि जिन जिनको अवार्ड मिले हैं वो लाइव देख सकते हैं इस पूरे कार्यक्रम को दिव्य हिमाचल टीवी पर, इसी पेज पर देख सकते हैं जो 11 बजे से लाइव चल रहा था। अगली बात है जो JOIT 817 की नियुक्ति की शर्तों पर और जो बाकी दो मामले हैं JOIT के 903 और 939 पर। मैंने आपको 3 रोज पहले बताया था कि विधानसभा में फाइल मंगवाई गई थी एक कॉमन फॉर्मेट को लेकर। जो JOA 817 जो 1841 के आसपास प्रत्याशी अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति दी जानी है उनको लेकर एक कॉमन फॉर्मेट सभी विभागों के लिए बन रहा है। उस कॉमन फॉर्मेट को सेक्रेटरी पर्सनल ने आज नोटिफाई कर दिया है और इस नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि यूनिफॉर्म पैटर्न बनाया जा रहा है। सभी जो HODs हैं या हेड ऑफ जो सेक्रेटरीज हैं वो इस पैटर्न के अनुसार ही नियुक्ति दें। अब इस नियुक्ति में नई शर्तें क्या लगी हैं? 2 बिल्कुल नई शर्तें जो मुझे अभी दिख रही हैं वो तो हैं ही। पहली ये है कि पहली बार ज्वाइनिंग के लिए शेड्यूल डेट दी गई है। मतलब ये कि आपको अगर ज्वाइनिंग ऑर्डर मिल भी गया, मान लीजिए नियुक्ति हो गई आपकी इसी तारीख को, इसी महीने 15 सितंबर को मान लीजिए आपकी नियुक्ति हो गई, लेकिन आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में ही डेट दी हुई होगी। मतलब 15 सितंबर के ऑर्डर में आपको 15 अक्टूबर की भी डेट दी जा सकती है और जिस डेट को आपको दी होगी आपको उसी को ज्वाइन करना होगा। ऐसा नहीं है कि स्टेशन आपको मिल गया और ज्वाइनिंग एकदम हो जाए, क्योंकि इसमें लिखा है कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द ज्वाइनिंग शैल बी कंसीडर्ड ऑन और आफ्टर सच डेट अप टू इंक्लूडिंग ज्वाइनिंग टाइम। ये डेट का कॉलम है। दूसरा ये है कि ये अपॉइंटी प्योरली टेम्परेरी बेसिस पर है और जो बाकी चीज़ें लगभग सेम है जो पहले कॉन्ट्रैक्ट में होता था। एक चीज़ इसमें नई बीच में एक और दिख रही है और ये है कि अगर बीच में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ट्रांसफ़र हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान तो नई जगह उसको फ्रेश अपॉइंटी माना जाएगा। मतलब फिर से कॉन्ट्रैक्ट के 2 साल वहाँ लगाने होंगे। एक नई शर्त यह है कि द सर्विसेज ऑफ इनकम्बेंट्स अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल बी रेगुलराइज्ड once in a year as per provision of instruction issued by Department of Personnel on dated 2 दिसंबर 2023। मतलब जो अभी कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको अभी रेगुलर करने का ऑप्शन दे दिया जाए, उनको भी इसमें संकेत है कि 1 साल में एक बार ही रेगुलराइजेशन होगी। तो ये 3 शर्तें नई हैं JOIT 817 के अपॉइंटमेंट में। अब सबको एक साथ मिलेगी या फिर ब्रेक में मिलेगी वो तो जब अपॉइंटमेंट ऑर्डर आएगा तभी इसमें पता चलेगा कि किस फॉर्मेट को सरकार इसमें अपनाती है। अब बात करते हैं JOIT 903 और 939 की कि उनका रिजल्ट कब आएगा। अब 2 तरह की अपडेट हमारे सामने है। पहली बात यह कि इसमें जो राज्य चयन आयोग जिसको इनका रिजल्ट घोषित करने को लेकर कहा गया है, 939 में 82 पोस्टें हैं, 903 में 82 पोस्टें हैं, 939 में 295 पोस्ट हैं। लेकिन इनमें कुछ में पेपर लीक का मामला भी है। वो टोटल पोस्ट कितनी बनती हैं और उनको होल्ड करना है या रिजल्ट घोषित करना है, इसको लेकर राज्य चयन आयोग ने एक चिट्ठी कार्मिक विभाग को लिख के वापस भेजी थी और कार्मिक विभाग को कहा था कि आप विजिलेंस से इस मैटर को टेकअप करें, विजिलेंस से रिप्लाई लेकर हमें कन्वे करें ताकि हम रिजल्ट को घोषित कर सकें। राज्य चयन आयोग कह रहा है कि 903 का रिजल्ट लगभग बन गया है, जबकि 939 में अभी थोड़ा सा काम करने को बाकी है, हफ्ते 10 दिन का। 939 में डिपार्टमेंट्स एलोकेशन भी अभी नहीं हुई है कि ये 295 पद कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स में बांटे जाएंगे, जबकि 903 में एलोकेशन कंप्लीट है, बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट है। इस सब के बावजूद अभी भी पर्सनल डिपार्टमेंट से राज्य चयन आयोग को चिट्ठी नहीं गई है और जो यहाँ मामला पर्सनल और विजिलेंस के बीच में घुमा हुआ है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है वो समझने की ज़रूरत है। जो अभ्यर्थी हैं वो विजिलेंस में भी जा रहे हैं, पर्सनल में भी जा रहे हैं। विजिलेंस वाले कह रहे हैं हमने फाइल भेज दी, कार्मिक वाले कह रहे हैं हमें फाइल मिली नहीं, और दोनों उसी तरह से आपस में घूम रहे हैं।
लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि जो 903 और 939 है ये भी विजिलेंस के पास है, और जो बाकी पांच पोस्ट कोड हैं जिनमें 4 में एफआईआर है और 5 में इन्वेस्टिगेशन है जो कैबिनेट सब कमेटी के पास है वो भी विजिलेंस के पास है। तो विजिलेंस रिप्लाई अगर एक में देगी, मान लीजिए 903 में देती है, तो वही रिप्लाई फिर 980 या फिर सेक्रेटरी क्लर्क में भी इंप्लाई हो जाएगा, और इसीलिए जो कैबिनेट सब कमेटी है वो भी विजिलेंस के ही रिप्लाई का इंतजार कर रही है। तो ऐसे में अगर रिप्लाई किसी भी एक चीज में आया तो वो फिर सब पे इंप्लाई होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि 903, 939 और 817 ये तीनों जो हैं कैबिनेट सब कमेटी के पास नहीं थे, क्योंकि जब ये कैबिनेट सब कमेटी को भेजे गए तो ये उस वक्त विजिलेंस के प्रीव्यू में उस वक्त नहीं थे, बाकी जो थे ऑलरेडी विजिलेंस इसके प्रीव्यू में थे। तो उसके कारण मतलब इसमें डिफरेंस ही सिर्फ इतना है कि जो वहां कैबिनेट सब कमेटी के पास नहीं दिए गए थे उन्हीं में कैबिनेट सब कमेटी ने जो है वो रिजल्ट घोषित करने को लेकर सिफारिश की है। बाकियों के लिए विजिलेंस के जवाब का इंतजार है कैबिनेट सब कमेटी को भी, और अब राज्य चयन आयोग में इन 2 पोस्ट कोड को लेकर भी। तो ये डिफरेंस दोनों में यही है। अब अगली बात करते हैं, और अगली जो बात है वो है बात पुलिस भर्ती पर ब्रेकिंग को लेकर। देखिए, पुलिस भर्ती को लेकर एक तो बात आपको मैंने बताई कि आज मुख्यमंत्री ने इस भर्ती को जल्दी करने को लेकर विधानसभा के अंदर कहा, जिनको ट्रेनिंग स्पेशली दी जाएगी इस तरह की शराब की तस्करी को रोकने के लिए। लेकिन पुलिस मुख्यालय ने भी राज्य सरकार से क्लैरिटी होने के बाद जो लोक सेवा आयोग को यह मामला भेज दिया है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं वो गए हैं, उनकी वो छुट्टी पर हैं, वो अगले 16 तारीख तक आएंगे, वो विदेश में हैं, और अभी चार्ज जो है वो दिया गया है किसी और मेंबर को। लेकिन पुलिस भर्ती को लेकर जो फाइल है वो दोबारा से फुल कमीशन में लगाई जा सकती है, और उसकी वजह यह है कि जो कुछ एक बीच में डेवलपमेंट हुई है कि कैबिनेट ने लोक सेवा आयोग की कोई पोस्ट काट दी है जो वहां एक प्रमोशन चैनल को लेकर जरूरी थी। इसकी वजह से कुछ चीजें थोड़ी सी जो हैं आपस में जिसको बोलते हैं बैलेंस बिगड़ने जैसी हुई हैं। तो इसमें क्या होता है उसको लेकर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस भर्ती की प्रक्रिया अब जितना ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है तो ये जल्दी शुरू हो जाएगी, ताकि युवाओं को जो इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती का उनको फिर से जो एक बार तो एक्सटेंशन एज में भी मिल गई, दोबारा एक्सटेंशन की नौबत ना आए। अब बात करते हैं आगे जो लोन और सैलरी को लेकर, लेकिन उससे पहले विधानसभा में आज तू तड़ाक की नौबत क्यों आई है। देखिए, आज विधानसभा में एक मामला लगा हुआ था, और ये मामला था एक प्रस्ताव जो एक नियम 102 के तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से लाया गया था। इस प्रस्ताव में था कि एक सरकार केंद्र सरकार से सिफारिश करता है कि जिस तरह से आपदा प्रभावित बाकी राज्यों को जिनका नाम है इसमें दिया हुआ सिक्किम, असम और उत्तराखंड के लिए जो अनुदान सहायता देने की घोषणा की है, इसी प्रकार हिमाचल को भी मदद दी जाए। इसी के चर्चा के दौरान जब राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ जयराम ठाकुर की बहस हुई तो दोनों में मामला काफी गर्मा गया, तू तड़ाक तक नौबत आ गई। अंदर विधानसभा की कार्रवाई से स्पीकर ने उन शब्दों को हटा दिया जो असंसदीय एक तरह से हो गए थे, लेकिन बाहर जयराम ठाकुर ने, क्योंकि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया मंत्री के बिहेवियर को देखते हुए, और बाहर जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायक दल इस प्रस्ताव का समर्थन करता है, लेकिन मंत्री के व्यवहार से दुखी होकर वो बाहर आए हैं, बहिष्कार किया है, क्योंकि मंत्री के व्यवहार को ना तो सदन के नेता ने रोका ना ही स्पीकर ने रोका। हालांकि बाद में स्पीकर ने इस सारे मामले में जो शब्द इस तरह के थे उनको हटा दिया और रिकॉर्ड से ही उनको निकाल दिया। तो ये आज के एक मामला, और इसमें भांग की औषधीय खेती से संबंधित था जी, जिसमें शायद परमिशन को लेकर भारत सरकार को भेजना था, लेकिन ये फिर लगा ही नहीं, या हो सकता है कि कल की कार्रवाई में फिर से दिखे। तो ये 2 चीजें आज हुई थी, उसके वजह से जो आपस में बहस है वो काफी खराब मोड़ पर चली गई थी। अब बात करते हैं सैलरी, पेंशन और लोन की। देखिए, राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 5 तारीख को आखिर वेतन मिल गया। ये सब पहली बार हुआ है, इसलिए सबको कुछ हैरान थे, कुछ परेशान थे, और चीजें इस तरह से हुई। विधानसभा में अंदर 1-2 बार हंगामा हुआ, 1-2 बार झगड़ा हुआ, वो चीजें उस तरह से चलती रही, लेकिन आज फाइनली वेतन आ गया। कल हम आपको विस्तार से बता चुके हैं कि क्यों मुख्यमंत्री ने इसको फिस्कल प्रूडेंस का नाम दिया, और 5 दिन के लोन का ब्याज जो 2 करोड़ 85 लाख बनता था उसको बचाने के नाम पर ऐसा किया।
लेकिन जिस दिन सैलरी दी गई, आज जो 1200 करोड़ का खर्चा सरकार ने किया, उसी दिन 700 करोड़ का लोन भी ले लिया। अब अभी आपको यह भी ध्यान रखना है कि अभी पेंशन भी देनी है 800 करोड़ की, जो 10 तारीख को सरकार देगी। 740 करोड़ 10 तारीख को सेंट्रल टैक्सेस में हिमाचल का शेयर हिमाचल सरकार को मिलना है, और 11 तारीख को 700 करोड़ का लोन भी हिमाचल सरकार के खाते में आ जाएगा। आज जो लोन लिया गया है 700 करोड़ का, ये 15 साल के लिए लिया गया है। 10 सितंबर 2024 को आरबीआई इसके लिए ऑक्शन करेगा, और 11 तारीख को राज्य सरकार के जो ट्रेजरी है उसमें ये लोन आ जाएगा, और फिर इसी 10 और 11 को सरकार ने पेंशन भी देनी है। तो आज सैलरी दी है, आज ही लोन ले लिया है। ये जो लोन ले लिया, देखिए ये भी फिगर आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि दिसंबर तक हमारे पास 2317 करोड़ की लोन लिमिट है। आज अगर 700 करोड़ ले लिया तो हमारे पास लोन बचा सिर्फ 1617 करोड़, और 1617 करोड़ के लोन से अगले 3 महीने काटने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब ये कटते हैं नहीं कटते हैं, क्या अगले महीने सरकार 1 तारीख को सैलरी दे पाएगी या नहीं, या सिर्फ सैलरी देगी, पेंशन फिर दे पाएगी या नहीं, इन सारी चीजों को लेकर अब अगले महीने बात करेंगे, अगले महीने ही पता चलेगा। लेकिन जो फाइनेंशियल स्थिति राज्य की है, उस फाइनेंशियल स्थिति के मुताबिक आज जो सैलरी एक तो मिल गई और दूसरा लोन भी ले लिया गया है। तो ये आज की प्रमुख जो बातें थी आपके साथ इस बुलेटिन के जरिए हमने की। आप सब लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपकी क्वेरीज है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, जब तक विधानसभा का सत्र है, जो बाकी चीजों को लेकर क्वेरीज हैं वो हम अब बाद में ही एड्रेस कर पाएंगे, क्योंकि विभाग के जो अधिकारी हैं वो उन चीजों का जवाब, जब तक सेशन चल रहा है, क्योंकि सेशन के दौरान फर्स्ट इंफॉर्मेशन का राइट जो है वो असेंबली का है, तो इसीलिए इन सारी चीजों को लेकर सेशन खत्म होने के बाद बात करेंगे, चाहे 9 सितंबर तक चले, चाहे उससे पहले सत्र खत्म हो जाए। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।